हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए, हम आप सभी लोग का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। अब स्टार्ट करते हैं लूसेंट का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। अब तक फिजिक्स हो चुका है कंप्लीट, बायोलॉजी हो चुका है, अब स्टार्ट होगा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अगला विषय रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, उनकी संगठन, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है वो मिस्र से हुआ है। मिस्र जो कि मध्य एशिया और अफ्रीका के बीच में है, मतलब उन दोनों के बीच में ये क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है अफ्रीका और मध्य एशिया को। तो मिस्र का प्राचीन शब्द था कीमिया, और इस कीमिया शब्द से ही बना है केमिस्ट्री। और कीमिया का क्या अर्थ होता है? तो कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ है काला रंग, और कीमिया शब्द जो है वो मिस्र से आया है। और मिस्र के लोग जो होते थे वो काली मिट्टी को वहाँ पे केमी कहते थे। तो चूंकि काली मिट्टी को केमी कहते थे, और प्रारंभ में रसायन विज्ञान का जो अध्ययन हुआ उसको इसी केमी, जो काली मिट्टी का नाम है, इसी के नाम पे केमी टेकिंग कहा जाता था। और फिर केमी टेकिंग से बना कीमिया, और कीमिया से बना केमिस्ट्री। लेवोजियर जो हैं, लेवोजियर नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने रसायन विज्ञान का इनको जनक माना जाता है या फिर जनक कहा जाता है। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। फर्स्ट इसका जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। तो रसायन विज्ञान में जो पहला हम लोग टॉपिक का चैप्टर पढ़ेंगे, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति को पढ़ेंगे। पदार्थ अर्थात के मैटर। तो जो मैटर होती है वो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपने संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। अर्थात दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जिसमें खुद का अपना द्रव्यमान होगा, जो स्थान घेरेगा, जिसका कुछ आकार होगा, उन सबको पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे है जल है, बालू है, हवा भी है। क्योंकि हवा भी क्या होता है, भले ही दिखाई ना दे, इसका संरचना ना हो, क्योंकि इसको जिस संरचना में डालते मतलब रखा जाता है ना, हवा वही संरचना का हो जाती है। तो इसलिए इसमें संरचना तो होती है, परंतु ये जिस पदार्थ में जाती है, जिस वस्तु में जाती है, उसके आकार का, परंतु हवा में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरती है, इसलिए हवा भी पदार्थ ही है। प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं जो हैं वो 5 तत्वों के संयोग से बनी हैं। और ये 5 तत्व थे क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। भारतीय जो ग्रंथ है उनमें भी इन 5 तत्वों का जिक्र किया गया है कि क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। इस तरह से इसको लोग बोलते हैं, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। इसी को लेके कबीर का दोहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो अर्थात कहने का कबीर का था कि इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, और अति अधम शरीरा, बहुत ही तुच्छ और नश्वर शरीर बना है इन 5 तत्वों से मिल करके, इसीलिए इसका घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही था, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। तो पहले मानना था यही लोगों का। कबीर ने भी इस पे एक अपना दोहा कहा था कि 5 तत्वों से ही मिलके बना है, परंतु बाद में धीरे धीरे इसमें आविष्कार होते गया। और भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ जो होती है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा गया है। तो पदार्थों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। भौतिक अर्थात कि नीचे हम लोग पढ़ेंगे, पहले भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक 3 प्रकार का है, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब रासायनिक क्रिया से जब 2 पदार्थ बनेंगे तो या तो वो शुद्ध होंगे, या फिर वो 2 चीजों को मिला देंगे तो मिश्रण हो जाएंगे।
अब शुद्ध पदार्थ में भी दो प्रकार हैं, एक तो तत्व है और दूसरा यौगिक है। तत्व अर्थात कि जो पूर्णतया शुद्ध, शुद्ध में भी पूर्णतया शुद्ध है। तत्व जो होते हैं ना सिर्फ एक मैटर का होता है, पूर्णतया शुद्ध होता है। यौगिक जो होती है वो दो चीजों का मिलके बना होता है, दो तत्वों का मिलके बना होता है। यौगिक दो तत्वों से बना होता है। तत्व दो प्रकार के हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक तत्व भी दो प्रकार के हैं। वहीं जो यौगिक है वो दो प्रकार का है, कार्बनिक होगा जिसमें कार्बन मिलेगा और एक अकार्बनिक होगा जिसमें कार्बन का मात्रा नहीं होगा। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ में हम लोग पढ़े थे, दो शुद्ध हो गया मिश्रण, तो मिश्रण होती है या तो समांग होगी या विषमांग होगी, अर्थात कि या तो दो चीजों को जब मिलाएंगे तो वो समान मात्रा में मिलाएंगे या फिर अलग अलग मात्रा में, तो विषमांग होगा। और शुद्ध पदार्थ में तो शुद्ध में भी एगो प्योर शुद्ध है, एगो थोड़ा मतलब दो चीजों का मिलके शुद्ध। तो जो प्योर शुद्ध होगा वो धात्विक अधात्विक हो जाएगा, जो दो चीज से मिलेगा या तो कार्बन वाला होगा या तो अकार्बन वाला होगा। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ठोस क्या है। तो ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होती है। ठोस जो है वह पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होती है जिसका अपना आकार हो, जिसका अपना खुद का निश्चित आकार हो, आयतन हो और दोनों निश्चित हो। इन दोनों को ठोस कहा जाता है। जैसे कि लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, कोई भी चीज ठोस आप लोग को सबको पता है, सब तेज है। द्रव लिक्विड क्या होती है, तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो। देखिए अब द्रव तेल है, पानी है, तो सब जहां ढालेंगे वैसे हो जाती है, लेकिन इसका आयतन क्या होती है, फिक्स होती है। और द्रव इसका फिक्स होती है, क्योंकि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 2 लीटर तेल जो होती है ना ऑयल, तो ये निश्चित होती है आयतन, परंतु इसका आकार भिन्न होता है। जैसे कि अल्कोहल, पानी, ताड़पीन का तेल, मिट्टी का तेल इत्यादि इसके एग्जाम्पल हो गए। जब गैस में आएंगे तो दोनों निश्चित हो जाएगा, आकारों और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाएगा। ठोस में दोनों निश्चित, गैस में दोनों अनिश्चित, और द्रव में एक निश्चित एक अनिश्चित। यहाँ नोट करने वाला पॉइंट ये है कि गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होती है तथा इसे आसानी से संपीड़ित या कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। विसरण जो होती है, नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पे है कि गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित या फिर कंप्रेस किया जा सकता है। गैसों को बहुत ही आसानी से संपीड़ित करके लिक्विड के रूप में रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे एलपीजी जो सिलेंडर होती है उसमें गैस ही होता है, परंतु वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर होती है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है कि ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। कोई भी पदार्थ है, अगर उसके ताप में, टेम्परेचर में और फिर उसमें प्रेशर लगाया जाए तो उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि जो गैस है वो लिक्विड बन सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि लकड़ी है, पत्थर है, यह केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। आप कितना भी दाब लगे तो लकड़ी टूट जाएगा, पत्थर टूट जाएगा, परंतु वो छोटा फॉर्म धारण कर लेगा, लेकिन रहेगा वो वही पदार्थ जो वो है। ऐसा नहीं है कि हम पत्थर को बहुत ज़्यादा दाब और ताप गर्म कर करके उसको पानी बना दे, ऐसा नहीं होगा, या फिर उसको लिक्विड फॉर्म में बना दे, पानी नहीं मतलब लिक्विड बना दे, ऐसा नहीं होगा। लकड़ी भी है तो लकड़ी को भी अगर बहुत ज़्यादा हम ताप दे रहे हैं तो वो जल जाएगी, राख बन जाएगी, लेकिन रहेगी वो ठोसी लकड़ी ही है, वो लिक्विड नहीं बन सकती। तो एक्सेप्शन भी कुछ है। जल जो होती है वो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकती है, ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है। ठोस होती है, फिर द्रव होती है, फिर गैस होती है। ये तीनों पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं और इसका उदाहरण है जल। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं वो भौतिक अवस्थाएं होती हैं। इसमें भौतिक अवस्थाओं में जल आसानी से रह सकता है। नेक्स्ट पैरा है कि कुछ पदार्थ जब गर्म किए जाते हैं तो उसके बाद वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं। कुछ पदार्थ को अगर गर्म किया जाए तो वो सीधा ठोस से गैस बन जाता है और इसे ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल है आयोडीन, आयोडीन और कपूर। तो चूंकि आयोडीन और कपूर को अगर गर्म किया जाता है तो सीधा का सीधा वो गैस में रूपांतरित हो जाती है। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। वहीं पांचवी अवस्था भी होती है जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की तीन अवस्था तो हो गई, ठोस, द्रव एवं गैस। इसके अलावा चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन सा तत्व कितना प्रतिशत में पृथ्वी पर रहता है। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा और वहीं पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था होती है। तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक गतिविधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। कहने का अर्थ इसका ये है कि जो तत्व होता है वो एकदम शुद्ध होती है, उसमें किसी भी चीज का किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता है। उसको तोड़ेंगे भी तो दो अलग अलग पदार्थ नहीं निकलेंगे, दो अलग अलग तत्व नहीं निकलेंगे, या फिर उनको विभाजित, यहाँ पर लिख रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ में नहीं विभाजित किया जा सकता है और न ही उन्हें सरल पदार्थ के योग से बनाया जाता है। अर्थात तत्व जो होते हैं वो प्योर शुद्ध होते हैं और सिर्फ एक ही पदार्थ के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोना, चांदी, ऑक्सीजन या जितने भी धातु अधातु हैं ये सारे के सारे तत्व होते हैं। अभी तक लगभग 118 तत्वों को खोज लिया गया है। टोटल 118 की खोज हो चुकी है, जिसमें से केवल 92 जो थे वो प्रकृति में पाए जाते हैं और बाकी 92 के अलावा जितना बचा 18 उधर और 8 इधर, तो कितना हो गया 18 8 26, तो 26 क्या हो गया, उनको मैन्युफैक्चर किया गया है, निर्माण हुआ है, परंतु 92 जो थे वो प्रकृति में मिलते हैं, विद्यमान हैं। खोजा गया जो अंतिम तत्व था वो था अनुसेप्टियम। जो लास्ट तत्व जिसकी खोज हुई उसका नाम है अनुसेप्टियम। नोट है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कोई भी ह्यूमन बॉडी है, मानव का शरीर है, उसमें सबसे कम मात्रा में जो तत्व मिलता है वो है मैग्नीज। एवं सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व मिलता है वो है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से ही हड्डी बनती है और हड्डी से ही तो पूरा शरीर का ढांचा स्ट्रक्चर है। तो सबसे अधिक कैल्शियम मिलता है तत्व में और सबसे कम मैग्नीज मिलता है शरीर में। यहाँ पे कुल तत्वों का दिया गया है कि कौन सा तत्व जो है वो कितना प्रतिशत शरीर में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं उनका प्रतिशत, पृथ्वी पर कितने तत्व मिलते हैं और कितने प्रतिशत मिलते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन होते हैं, कंफ्यूज नहीं होता है, ये होना है, ये पृथ्वी का बात हो रहा है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो तत्व मिलते हैं वो है ऑक्सीजन, 46.60%, 46.60% ऑक्सीजन मिलती है पृथ्वी पर भूपटल में। सिलिकॉन मिलता है 27.72%। जो सिलिकॉन है वो पृथ्वी पर मिलता है 27.72%। वहीं एल्यूमिनियम मिलता है 8.13%। एल्यूमिनियम जो है वो 8.13% होता है। लोहा 5%, लोहा 5% मिलता है और कैल्शियम 3.6%, ऑक्सीजन 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, टाइटेनियम 0.44% और हाइड्रोजन 0.14% मिलता है। कुल मिलाकर के जो तत्व हैं वो प्रथम 10 तत्व कितने होते हैं? तो 99.14%। तो जो स्टार्टिंग के तत्व 10 गो हैं वो पूरा पृथ्वी पर 99.14% कवर करते हैं। बाकी के पॉइंट जो बचेंगे 7%, तो उसमें और भी तत्व मिलके हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 10 तत्व ही होते हैं जो पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं। ये 10 तत्वों की स्टार्टिंग में 3-4 याद करेंगे। ये है ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा लोहा, 5 कैल्शियम, 6 सोडियम, 7 पोटेशियम, 8 मैग्नीशियम मिलता है।
जीवित मानव शरीर में हो गया है तो मैग्नीज और कैल्शियम यौगिक क्या होती है? तो जैसे तत्व जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध होती है, प्योर होती है, उसी प्रकार जो यौगिक होता है वो दो तत्वों का मिलके बनेगा। तो यौगिक कंपाउंड वह शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। इनको यौगिक कहलाता है या यौगिक कहा जाता है। यौगिक के गुण कौन कौन से हैं? तो यौगिक के जो गुण है वह उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे कि जल, तो जो जल होता है इस हाइड्रोजन से H2 इसका फॉर्मूला होता है। इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जल हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो क्या जल का गुण ऑक्सीजन जैसा है? नहीं। क्या जल का गुण हाइड्रोजन जैसा है? नहीं। तो वही ये बात कह रहा है कि जो यौगिक होता है उनके जो अवयवी तत्व हैं अर्थात जिनसे मिलके बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो गैस है, ये जल है, तो ये उसके जैसा कैसे हो सकता? तो बिल्कुल ही यौगिक जो बनता है अपना जो उनका पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जो तत्व होते हैं उनसे बिल्कुल ही ये भिन्न होते हैं। जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलके बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, हाइड्रोजन खुद जलने लगता है, लेकिन दोनों का यौगिक जो जल बनता है वो आग को बुझा देता है। तो देखिए ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, हाइड्रोजन खुद जल रहा है, परंतु जल एकदम ही अलग से इनका गुण ये प्रदर्शित कर रहा है, ये आग को बुझा देती है। मानव शरीर के यौगिक का क्रम क्या है? तो जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, इसके यौगिकों का क्रम है H2O है। फिर मतलब शरीर में सबसे ज्यादा जल होती है, 60 से 70% शरीर का जल ही होता है भाग। जल के बाद सबसे ज्यादा शरीर में क्या होती है? तो प्रोटीन होती है। सबसे ज्यादा जल होती है, जल के बाद प्रोटीन होती है, प्रोटीन के बाद वसा और फिर लास्ट में होती है कार्बोहाइड्रेट। तो ये शरीर का संरचना है कि शरीर में सबसे ज्यादा जल है, फिर प्रोटीन है और फिर वसा है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट शरीर में मिलती है। और तत्व में पूछा जाए तो शरीर में सबसे ज्यादा जो तत्व होती है वो होती है कैल्शियम। मिश्रण वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या फिर यौगिकों, हम लोग यौगिक पढ़ लिए, तत्व पढ़ लिए, तो इन दोनों से इनके दो मिला दिए जाए, दो या दो से अधिक इनको, तो उससे जो बनता है उसको मिश्रण बोलते हैं। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है। मिश्रण से यौगिक जो है उसको हम दोबारा से वापस मतलब कि ला सकते हैं, लेकिन जटिल विधि से लाएंगे। पर यहाँ पे मिश्रण जो है ना बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल यांत्रिक तरीके से ही पुनः अपने अवयव में जो उनके मूल थे उनमें ला सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हवा, तो हवा बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, बहुत सारे, तो इनको बहुत ही आसानी से इनमें से इनके सारे तत्व अलग किए जा सकते हैं। समांग मिश्रण क्या होती है? तो होमोजेनियस मिक्सचर निश्चित अनुपात में जब अवयवों को मिलाया जाता है तो उससे समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के जो गुणधर्म होते हैं एक समान होते हैं, जैसे कि चीनी या नमक का जलीय विलयन या फिर हवा। तो समांग मिश्रण अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो इनके एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स, अवयव का इंग्लिश एलिमेंट्स होगा, तो जो इनके एलिमेंट्स हैं उनको मिलाने से प्रत्येक भाग का गुणधर्म समान होती है, अर्थात कि जो इनका मिक्सचर बनेगा ना उसमें कहीं से भी थोड़ा सा मात्रा हम उठा लिए तो उनके जो गुण हैं, उनके जो टेस्ट है, उनकी जो प्रकृति है एक जैसी ही होगी, इसीलिए उसको समांग। एग्जाम्पल के तौर पर अगर चीनी नमक मिला के विलयन बना दिया जाए, शरबत बना दिया जाए, तो उसका थोड़ा सा लीजिए, बहुत ज्यादा लीजिए, कहीं से भी उठाइए, सब एक जैसा गुण अपना दिखाएगा। जल है या फिर हवा है पता ही नहीं लगता है, तो समांग मिश्रण है वो। विषमांग मिश्रण क्या होती है कि अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है अवयवों को और इसको मिलाने से विषमांग मिश्रण बनता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण उनके संगठक भिन्न भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बारूद और कुहासा।
तो जैसे कि जो कुहासा है तो कहीं पे सघन है, कहीं पे कम है, कहीं पे कोई तत्वों की संख्या ज्यादा है, कहीं पे जहाँ प्रदूषण है तो वहां पे प्रदूषण वाले एलिमेंट्स की ज्यादा है संख्या, कहीं कम है। तो इसमें हर जगह पे एक समान, जैसे यहाँ पे विलयन नहीं है, मिक्सचर नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। बारूद का भी वही सेम कंडीशन होती है, इसीलिए इसको विषमांग मिश्रण कहा गया है, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग के गुण और उसके संगठक जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, एक जैसा नहीं होते हैं। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका जो भारी घटक है वो अवक्षेपित हो जाए, और कोई मिश्रण में पानी मिलाया जाए तो उसका जो भारी घटक जो है वो अवक्षेपित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को अवसादन या फिर सेडिमेंटेशन कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब कोई भी है मिश्रण है, उसमें पानी मिला दिए, जैसे मिट्टी उट्टी ही है तो उसमें पानी मिलाया जाता है, तो जो मिट्टी उट्टी होती है तो क्या हो जाती है, उसमें सबसे भारी घटक जो है मिट्टी है, तो वो अवसाद बन करके कुछ देर के बाद नीचे जम जाती है, बैठ जाती है। उसी को बोला है यहाँ पे सेडिमेंटेशन या फिर अवसादन कहा गया है। यहाँ पे इसके घटक दिए हुए हैं कि जब मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा क्या होती है, उसके प्रतिशत क्या होते हैं। यहाँ पे तत्व है, यहाँ पे प्रतिशत। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में 65% होती है, जो कि सबसे ज्यादा होती है। और इसके जस्ट ऊपर हम लोग पढ़े थे कि क्या होती है शरीर में, सबसे ज्यादा कैल्शियम होती है और सबसे कम मैग्नीज होती है, परंतु यहाँ प्रतिशत है, वहां पे वो था, ऐसे अमाउंट था। तो प्रतिशत में ऑक्सीजन के प्रतिशत ना सबसे ज्यादा होती है 65, उसके बाद कार्बन 18%, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत 65 है, कार्बन का 18%, ऑक्सीजन 65% होती है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2% होती है। तो हमारे शरीर में जो तत्व हैं उसमें से ऑक्सीजन है 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2 और फास्फोरस 1% होती है। और नीचे है कि कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1, पोटेशियम 0.35, सल्फर 0.25, सोडियम 0.15, क्लोरीन 0.15, मैग्नीशियम 0.05, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। और लोहा 0.004, अन्य तत्व 0.046% होती है। तो स्टार्टिंग के 3-4 याद रख लेने हैं बस। कैल्शियम 1 2 3 4 5 नंबर पे है, नाइट्रोजन 4 पे, ऑक्सीजन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड, हाइड्रोजन थर्ड नंबर पे आता है। जो मिश्रण है उनको अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां यहाँ पे दी गई हैं। तो पहला विधि है मिश्रणों को अलग करने का, उसमें है रवाकरण या फिर क्रिस्टलाइजेशन। तो इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध जो ठोस होती हैं उनको, उस मिश्रण को उचित विलायक या सोलवेंट मिला दिया जाता है और उसके साथ गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाएगा तो उस अवस्था में कीप द्वारा छान लिया जाता है, और छानने के बाद जो विलयन होता है वो कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा हो जाती है। पहले विलायक विलयन पता होना चाहिए इस चीज को समझने के लिए। तो जैसे ये एग्जाम्पल से समझते हैं, चीनी और पानी का वो है मिश्रण है, तो उसमें से पानी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा यहाँ पे सोलवेंट, विलायक, अर्थात जो अपने में घुला ले, जो अपने में विलीन कर ले वो होती है विलायक। जो घुल जाए वो विले मतलब कि जो उसमें घुल जाए, जैसे कि चीनी, जो शुगर हो गई ना इस विलियन में, तो शुगर हो जाएगी विले। पानी घुला ले रहा है तो पानी हो गया विलायक, और पूरा जो मिश्रण बन गया, शरबत जो बनेगी वो होती है विलियन। तो अब आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो वही यह कह रहा है कि इस विधि के द्वारा जो अकार्बनिक ठोस मिश्रण होते हैं, ये ठोस मिश्रण होना चाहिए परंतु उसमें कार्बन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उसमें क्या होती है कि कोई भी जिसमें वो घुल जाता है, जो विलायक होती है, जो घुला ले वो चीजें, ऐसे मटेरियल मिलाया जाता है जो उसको, उस ठोस को अपने, मतलब ऐसा देखिए विलायक क्या है, ऐसा द्रव मिलाएंगे ना जो उस अकार्बनिक ठोस को अपने में घुला ले। तो अब घुला लेगा तो दोनों घुल गया, ठीक। अब घुलने के बाद क्या करेगा कि उसको अब गर्म होगा। तो जब घुलने के बाद गर्म किया जाएगा तो गर्म करने के बाद उसको फिर छान लिया जाता है। तो जो घुलाया हुआ है
तो वो छान लिया जाएगा तो वो निकल जाएगा और बाकी शुद्ध जो बचेगा ठोस वो बचेगा। तो छानने के बाद जो फिर विलयन बचता है उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाएगा ताकि वो ठोस के रूप में फिर से मिल जाए। और ठंडा होने पर जो शुद्ध पदार्थ होती है उसको क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाती है, वो क्रिस्टल बन जाती है, अपना एक जगह जम जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर शर्करा और नमक का मिश्रण है, ठीक है, पानी में नमक मिला दिया गया, मतलब चीनी और नमक को एक दूसरे में मिश्रण कर दिया गया। जब चीनी नमक का मिश्रण करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, कैसे निकाला जाए। तो इस केस में क्या होगा कि इथाइल अल्कोहल जो कि किसका काम करेगा, विलायक का, जो घुलाने का काम करेगा, इसमें इन दोनों को शर्करा नमक को डाल दिया जाएगा, तो दोनों इसमें घुल जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको 348 केल्विन ताप पर इस जो घुलने के बाद जो होगा उसको गर्म किया जाएगा और गर्म करने के बाद खाली वो फिर छान लिया जाएगा। तो छानने पर ये इथाइल अल्कोहल साइड हो जाएगा, बचेगा नमक और चीनी, और उसके बाद फिर उसको ठंडा करने पे ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। आसवन विधि क्या है, डिस्टिलाइजेशन क्या है, डिस्टिलेशन आसवन विधि क्या होती है। तो जब दो लिक्विड के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, अर्थात कि गर्म कर रहे हैं तो एक उबलेगा 60 पे और एक उबलेगा 100 डिग्री पे, तो इसमें अंतर है 40 डिग्री का। तो एक पहले ही उबलने लग रहा, तो जो पहले ही उबल जाएगा वो पहले ही भाप बन जाएगा, तो भाप बन गया तो इसका भाप हम निकाल लिए, तो ये अलग पदार्थ हो गया। फिर उसके बाद और ताप दे रहे हैं फिर 100 पर जाके ये उबलेगा, तो ये जो 100 पे उबलेगा फिर इसका भाप निकालेंगे, ये भी अलग हो जाएगा। तो इसी विधि को बोला जाता है आसवन। और जो पेट्रोल वगैरह होती है ना, इसका शुद्धिकरण इसी प्रकार से होता है, क्योंकि जमीन के अंदर से जब पेट्रोलियम निकलती है उसमें केरोसिन भी होता है, ग्लिसरीन भी होता है, पेट्रोल भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको गर्म किया जाता है। उनमें सबका जो होती है वाष्प बनने की क्षमता में, मतलब जो ताप में अंतर होता है, कोई 20 पे हो गया, कोई 50 पे हो गया, कोई 80 पे हो गया, तो जिस पे ये भाप बनेगा उसको निकालेंगे, वो एक पदार्थ ऐसे होती है। तो वही कह रहा है, उसको आसवन विधि होगा। अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका पहला भाग को वाष्पीकरण वेपोराइजेशन एवं दूसरा भाग को संघनन कहलाता है। मतलब पहला भाग जैसे गर्म करें वाष्प आया, तो वाष्प को वाष्पीकरण से हो गया, फिर वाष्प कब ठंडा करेंगे तब तो जाके हमको मिलेगा लिक्विड, जो जैसे केरोसिन तेल मिलेगा हमको, तो उसके बाद हम उसको ठंडा करेंगे, वही प्रोसेस उसका कहलाता है संघनन या फिर कंडेंसेशन। ऊर्ध्वपातन से भी जो मिश्रण होती है उसको शुद्ध किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो। ऊर्ध्वपातित अर्थात कि डायरेक्ट ठोस से जो गैस में बदल जाता है, तो इस विधि से अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मिक्सचर है जिसमें कपूर है या नेफ्थलीन है या अमोनियम क्लोराइड है या फिर एंथ्रासिन है, इस नाम को याद रख लेना है, अमोनिया क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर और एंथ्रासिन। इन सबको अलग ऊर्ध्वपातन से किया जाता है, क्योंकि इसको गर्म करने पर डायरेक्ट ये वाष्प के रूप में निकल जाएगा, फिर वाष्प को संघनित करके रख लीजिए, हो गया शुद्ध। कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, इसको याद कर देखिए, कपूर है, आयोडीन है, गंधक है, नौशादर है। नौशादर का यहाँ पे फॉर्मूला, रासायनिक जो संगठन है पूछता है एग्जाम में, NH4Cl है। एंथ्रासिन है, बेंजोइक अम्ल है, और फिर नेफ्थलीन, आयोडोफॉर्म इत्यादि है। आंशिक आसवन क्या होती है, तो आंशिक आसवन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। तो जो आसवन हम लोग पढ़े थे उसी का मतलब कि ये आंशिक आसवन है, जैसे कि जो मैं अभी बोली थी पेट्रोल डीजल वाला, मिट्टी कोल तेल वाला, वही चीजें उसको निकाल दिया जाता है कि कोई 20 पे हो गया तो उसको वाष्प से संघनित कर लिए, कोई 40 पे हो गया तो आंशिक आसवन होती है आंतरिक, जो इनका अंतर है, जैसे ये 20 पे होगा, ये 40 पे होगा, ये 50 पे होगा, तो इनको आसवन विधि से अलग कर लिया जाता है। तो चूंकि कम ताप की जरूरत होती है इसलिए यह आंशिक आसवन कहलाती है। वर्णलेखन क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों को अवशोषण अब्जॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। तो मतलब कि अब्जॉर्प्शन के आधार पे, सोखने के आधार पे है कि
मिश्रण के जो घटक हैं अगर एक जगह मतलब रखा जाए तो वहां पे घटकों की अवशोषण जो क्षमता होती है अलग अलग होती है, और वे किसी अधिशोषक पदार्थ, जैसे कोई बड़ा सा एक तख्ता लाए जो कि उनको अवशोषित करने वाला हो, तो वो अलग अलग जगहों पर जा करके अवशोषित हो जाएंगे, और इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे हुए तो वहां से उनको निकाल लिया जाएगा। अब है भाप आसवन। तो भाप आसवन क्या है? इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। भाप आसवन विधि से, अब तक हम लोग अकार्बनिक पढ़े थे, अब कार्बनिक है। तो कार्बनिक वाला को कैसे शुद्ध होगा? तो इसमें जल में जब अघुलनशील होता है, क्योंकि जो अकार्बनिक होता था उसमें तो जल वगैरह में घुलनशील था, यह जो मतलब कि कार्बनिक वाला है तो ये जल में अघुलनशील होता है, इसीलिए इसको भाप के साथ वाष्पशील किया जाता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि एसीटोन, मेथिल एल्कोहल इत्यादि। तो भाप आसवन या फिर स्टीम डिस्टिलेशन से किसको शुद्धिकरण होता है? तो एसीटोन का, मेथिल एल्कोहल इत्यादि का, क्योंकि इन सब में कार्बन की मात्रा होती है, और चूंकि कार्बन होती है तो ये जल में नहीं घुलेंगे, और नहीं घुलेंगे इसलिए इनको सीधे का सीधे गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है, वाष्प बना दिया जाता है। उसके बाद वाष्प से लेकर के शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट है, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन टॉपिक को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।